वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि यक्स ग्रुप का सैंपल पेपर ऑलरेडी 4 सेट बन चुका है। आज हम फिफ्थ सेट को डिस्कस करने चल रहे हैं। तो एयरफोर्स यक्स ग्रुप में जैसा कि जानते हैं, यक्स और वाई दोनों में 20 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें ग्रामर से भी क्वेश्चन होते हैं, पैसेज भी होते हैं, एंटानिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी होता है, एक्टिव एंड पैसिव वाइज, नरेशन, यहाँ सबसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो वही सेट को मैं लेकर हाजिर हूँ इस समय। स्पॉटिंग एरर स्टार्टिंग जो हुई है वो ग्रामर से है। तो स्पॉटिंग एरर में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन को ध्यान देंगे, समझ में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हैविंग फाउंड अ पीस ऑफ चीज 2 कैट्स वेंट टू अ डॉग टू डिवाइड इट एमंग देम। अब देखिए 2 कैट्स की बात कर रहा है, और जब 2 की बात कर रहा है तो यहाँ एमंग नहीं आएगा, यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? बिटवीन का प्रयोग होगा, यानी सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि 2 के लिए बिटवीन आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाई अ कार। टोल्ड के बाद ध्यान दीजिएगा, टोल्ड के बाद कभी भी 2 नहीं आता है, ये गलत है। टोल्ड के बाद 2 नहीं आएगा, बी ऑप्शन गलत है। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, दिस इज द सेम बेगर हु केम यस्टरडे। तो ध्यान दीजिएगा, जब सेम का प्रयोग हो जाता है तो तब हम हु का प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर सी, ऑप्शन सी गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, ही इज एज क्लेवर इफ नॉट क्लेवर देन हिज ब्रदर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या होगा बच्चों, ही इज एज क्लेवर एज होना चाहिए, ए ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। एज क्लेवर एज, यहाँ पर एज का प्रयोग होना चाहिए, एज क्लेवर एज होगा, ऑप्शन ए गलत है। फिफ्थ है, जॉन वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट एंड मोस्ट लर्नेड मैन। वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पर मेन होना चाहिए, बी ऑप्शन गलत है। ठीक है बच्चों, इसके बाद पैसेज आता है। पैसेज क्या कह रहा है, पैसेज कह रहा है कि आफ्टर 26 द इंडियन गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड टेररिज्म हैज़ कम्प्लीटली चेंज। 26/11 के अटैक के बाद जो गवर्नमेंट का रवैया था आतंकवाद के खिलाफ, वो पूरी तरह से बदल गया। दिस चेंजेज हैज़ बीन परसीव्ड इन वाइड सेंस, इसको वाइड सेंस में देखा जाने लगा। एज नाउ द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टर्न मेजर्स। अब गवर्नमेंट कठोर कदम उठा रही है, नॉट ओनली टू प्रोहिबिट द नेबरिंग कंट्री, न केवल नेबरिंग कंट्री को रोकने के लिए, नेबरिंग NEIGHBOURING होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिस्ट की गलती हो गई है, नेबरिंग होना चाहिए। ओनली टू द प्रोहिबिट द नेबरिंग कंट्री टू पैट्रोनेज का मतलब संरक्षण देना, जो पड़ोसी देश है हमारे संरक्षण दे रहे हैं आतंकवाद का, पैट्रोनेज टेररिज्म इन आवर कंट्री, हमारे देश में, बट आल्सो फास्ट डीलिंग विद द इशू पेंडिंग फॉर ईयर्स। और क्या किया जा रहा है, और जो काफ़ी समय से पेंडिंग चल रहे हैं केसेज टेररिज्म के खिलाफ, कुछ केसेज चल रहे हैं, उनको भी तेज़ी से उनका निपटारा किया जा रहा है। द कल्प्रिट ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट द सर्विनिटी ऑफ इंडिया आर बीइंग टफ टॉट। अब क्या किया जाए, जो अपराधी हैं, दोषी हैं, वो जो हमारे भारत पर उनके प्रभुत्व पर प्रभाव डाल रहे हैं, संप्रभुत्व पर प्रभाव डाल रहे हैं, आर बीइंग टफ लेसन, उनको कड़ा से कड़ा पाठ पढ़ाया जा रहा है, यानी टफ, उनको बड़ी से बड़ी सज़ा दी जा रही। बाई ब्रिंगिंग देम टू बुक, उनको क्या दिया जा रहा है, सज़ा दिया जा रहा है। इवन हैंगिंग, कभी कभी उनको क्या किया जाएगा, इवन हैंगिंग, फांसी पर लटका दिया जा रहा है, देम टिल डेथ। ठीक है, मतलब अब जो है कठोर सज़ा दी जा रही है। दिस विल डेफिनेटली प्रूव अ कंक्रीट स्टेप टूवर्ड्स आवर फाइट अगेंस्ट द वर्स्ट एनिमिटी। दिस विल डेफिनेटली प्रूव, ये निश्चित तौर पर प्रूव करेगा, अ कंक्रीट स्टेप कठोर कदम, टूवर्ड्स और फाइट, हम जो हमारी लड़ाई है, अगेंस्ट द वर्स्ट एनिमी, जो हमारा सबसे खराब दुश्मन है, जो आतंकवादी है, सबसे खराब दुश्मन है। विच हैज सेकेंड आवर पॉलिटिकल लीडरशिप फॉर ईयर, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को कई सालों से हिला कर रखा है। बट वाट अबाउट अदर्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन और भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में कह रहा है। विच आर इंटरनली क्रशिंग आवर सिस्टम, जो कि हमारे सिस्टम को क्रश कर रहे हैं, जो अंदर की भी कुछ है, हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो हमारे सिस्टम को क्रश कर रहे हैं।
और पॉलिटिकल सिस्टम इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ए बिगर थ्रेट। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। थ्रेट टू आवर नेशन, हमारे देश के लिए खतरा बना हुआ है। टुडे, आज, द पीपुल फील इनसिक्योर, आज लोग इनसिक्योर महसूस करते हैं। टू मूव ऑन द रोड, रोड पर चलते समय। टू गेट अ पार्टिसिपेशन इन आवर इन इंस्टलाइज सिस्टम, कहीं पर भाग लेते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ भी लोग इकट्ठा होते डरते हैं। बिकॉज ऑफ करप्शन, करप्शन के कारण। एंड टू इवन रेज देयर वॉइस अगेंस्ट एनी एक्ट ऑफ मल फंक्शनिंग, और इस तरह के जो घृणित कार्य हो रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। द गवर्नमेंट नीड्स, गवर्नमेंट की ज़रूरत है टू इंस्टिल द कॉन्फिडेंस इनटू द हार्ट ऑफ इट्स सिटीजन, गवर्नमेंट को की ज़रूरत है कि वो अपने नागरिकों के दिल और दिमाग में क्या करे, कॉन्फिडेंस भरे। हु इलेक्ट इट, जो उनको चुन कर ले आते हैं। एंड टू होम इट इज़ अकाउंटेबल इन ट्रू सेंस, और ये सही सेंस में होना चाहिए, सही दिशा में होना चाहिए। व्हाट लीड टू द चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टुवर्ड्स टेररिज्म, क्या चीज़ें बदल दिया भारतीय सरकार के रवैये को। व्हाट लीड टू द चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार को कब बदल दिया गया, कब ये आफ्टर द अटैक ऑफ 26/11। राइट आंसर बी होगा। 26 का जो अटैक हुआ था, 26/11 का जो अटैक हुआ था, उसके बाद भारत सरकार की रवैया पूरी तरह से बदल गई। भारत सरकार ही नहीं कह सकते हो, पूरे संसार की रवैया बदल गई टेररिज्म के खिलाफ। अब उनको कठोर से कठोर सज़ा दी जा रही है। तो कब के बाद हुआ है, कब गवर्नमेंट की रवैया बदली है? 26/11 के अटैक के बाद, द अटैक ऑफ 26/11। ठीक है, इसके बाद है द चेंज हैज़ बीन सीन इन, चेंज को कैसे देखा जा रहा है? वाइड सेंस में देखा जा रहा है, वाइड सेंस। चेंजेस को कैसे देखा जा रहा है? द चेंज हैज़ बीन सीन इन वाइड सेंस। ये आप देखोगे पहली लाइन में दोनों का आंसर है। आप पैसेज में जाओगे तो देखोगे ये दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो पहले ही लाइन में है। देखिए ये पैसेज है आफ्टर 26/11 अटैक, पहले ही दिया है। और दिस चेंज हैज़ बीन परसीव्ड इन वाइड सेंस, इसका भी आंसर है, पहले दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आते हैं द गवर्नमेंट टुक स्टर्न एक्शन टुवर्ड्स द टेररिज्म एज दे हैव काज्ड हैवक टू आवर सिस्टम, they have raised their voice against the malfunctioning of the system, they have caused trouble to our political leadership, none of these. The government took stern action towards the terrorist as they have caused trouble to our political leadership, या they have raised their voice against the malfunctioning of the system. राइट आंसर इसका होगा सी होगा, राइट आंसर सी होगा। they have caused trouble to our political leadership, सी। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं 8 नंबर, पीपल इन द प्रेजेंट सिस्टम फील इनसिक्योर वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, सही है। रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये भी सही है। टेकिंग द पार्टिसिपेशन इन द इंस्टलाइज सिस्टम, ये भी सही। ड्यू टू करप्शन, ये भी सही है। तो इसमें जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा, इसमें से चूँकि तीनों बातें सत्य हो रही हैं इसलिए राइट आंसर ऑल द एबव होगा। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑल द एबव, ऑल द एबव। राइट आंसर ऑल द एबव। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिंग देम टू बुक का मतलब क्या होता है? ब्रिंग देम टू बुक का मतलब होता है सजा देना, पनिश देना। पनिश देम, राइट आंसर बी होगा, पनिश देम। इसका मतलब होता है, ये इडियम्स है। ब्रिंग देम टू बुक का मतलब सजा देना, पनिश देम। ठीक है, क्या होगा? पनिश देम। ब्रिंग देम टू बुक का मतलब सजा देना, पनिश देम। ठीक है, क्या होगा? पनिश देम। ब्रिंग देम टू बुक का मतलब पनिश देम। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ से आपका शुरू हो रहा है सिनोनिम्स। सिमिलर का मतलब सिनोनिम्स। सिनोनिम्स, एल्यूर का मतलब होता है लुभाना या फुसलाना या बहकाना। फुसलाना, लुभाना, आकर्षित करना भी होता है। तो आकर्षित करना भी होता है तो क्या होगा? इंटाइस होगा। ठीक है, सिमिलर, सिनोनिम्स। इसके बाद प्रोलिफिक का मतलब उपजाऊ होता है। प्रोलिफिक का मतलब उपजाऊ होता है। प्रोलिफिक का मतलब उपजाऊ होता है तो क्या होगा? प्रोडक्टिव। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ से हमारा अपोजिट यानी एंटानिम्स। एंटानिम्स है तो सलेन का मतलब उदास या दुखी होता है तो चीयरफुल। इसके बाद डिटेन का मतलब होता है हिरासत में लेना, कैद में लेना, तो रिलीज होगा। अपोजिट है तो रिलीज होगा। ठीक है, रिलीज होगा। इसके बाद है
आपका 15 नंबर क्वेश्चन, माई यंगर ब्रदर इज गुड एट मैथमेटिक्स होना चाहिए, तो राइट आंसर ये होगा, गुड एट होगा यहाँ पर, ठीक है, गुड एट। दूसरा क्वेश्चन है ही किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, विथ का प्रयोग होगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट टूल्स के पहले हम विथ का प्रयोग करते हैं, विथ के टूल्स के पहले करते हैं। इसके बाद फिर है द एग्जामिनेशन बिगिनस ऑन मंडे होता है, यहाँ पर ऑन आएगा, ऑन मंडे, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन है आई प्रीफर, ध्यान दीजिएगा, प्रीफर और प्रीफरेबल के बाद टू आता है, प्रीफर और प्रीफरेबल के बाद टू आता है, तो राइट आंसर डी होगा, राइट आंसर डी होगा, ठीक है। इसके बाद फिर आता है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है यू शुड नॉट एंग्री विथ, यहाँ पर विथ आएगा, एंग्री विथ योर सन। इसके बाद फिर है 19 के बाद है हमारा 20, फाइंड आउट करेक्ट और डिसीव, DECEIVE, DECEIVE, राइट आंसर करेक्ट, फाइंड करेक्ट वर्ड ये है, ठीक है, सी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस तरह से हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया, ठीक है, 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो आज यहीं तक, जय हिंद। जय हिंद, जय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नई सीरीज सेट 6, जिसमें फिर से हम करने वाले हैं एयरफोर्स रिलेटेड 25 क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट द सेशन। 2 इक्वल चार्जेस 2 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय, क्या कह रहा है, हमारे पास ऐसे कितने चार्जेस हैं, बोले 2 इक्वल चार्जेस और 2 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय 0.5 मीटर एट अ डिस्टेंस। 2 माइक्रोकूलम को दो आवेश 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, यदि वे निर्वात में हो तो उनके मध्य लगने वाला फोर्स, बोले बहुत आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन है ये। F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, 2 माइक्रोकूलम का, तो 2 × 10⁻⁻6, दूसरा चार्ज भी इतना ही है, तो 2 × 10⁻⁻6। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कह रहा है 0.5 × 0.5 R का स्क्वायर। अब कह रहा है कि आप बताइए किसमें से कौन सा आंसर ठीक है इसके लिए, ठीक है। तो 1/2 वापस ऊपर चला जाएगा, तो क्या मिल गया, 9 × 16 × 10⁻, कितना मिला, -3, ठीक, 10⁻⁻3, ठीक। तो क्या मिलेगा, बोले 9 × 16, ये मिल गया 144, 10⁻³ है, तो 9 × 10⁻³ मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। On charging a soap bubble, its size compared to the, इस साइज कंपेयर टू द फर्स्ट, साबुन के बुलबुले के आवेशित करने पर इसका आकार पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, नन ऑफ दीज, ठीक। तो बोले या तो बढ़ेगा या घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, मतलब ये तो नन ऑफ दीज नहीं है। तो आपको पता है कि भाई अगर हमारे पास चार्ज होगा तो सभी जगह सिमिलर चार्ज होगा, उनके बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन, रिपल्सन लगने का मतलब उसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसका साइज क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। Four wires of equal length, each having a resistance of 8 ohms. 4 wires of equal length, each having a resistance of 8 ohm. If they are connected in form of square, then the total resistance between their opposite corners. तो कह रहा है कि हम एक क्या बना देते हैं, 8 ओम का स्क्वायर बना देते हैं भाई, ठीक है। ये सभी कितने हैं, बोले 8 ओम का है, सब 8 ओम है, 8 ओम, 8 ओम, 8 ओम। If they are connected to form a square, then total resistance between their opposite corners, तो यहाँ और यहाँ के बीच में
ठीक, तो यहाँ और यहाँ के बीच में क्या हो गया, बोले ये दोनों सीरीज में हो गए, 16 और 16, 16 और 16 पैरेलल हो गए। तो जब 16 और 16 पैरेलल हो गया तो कितना मिल गया, 8 ओम। चाहे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, 1/16 प्लस 1/16, ये आर पैरेलल का फॉर्मूला है। तो क्या मिल गया, 1 + 1 1/r पैरेलल। तो यहाँ से r पैरेलल इज इक्वल्स टू 16/2, तो कितना मिल गया, ये 8 ओम मिल गया। तो ये कौन सा है, बोले ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। A 40 watt bulb is connected to a current of 220 volts. The value of current flowing in ampere. देखो पावर क्या बोलता है, बोले पावर इज इक्वल्स टू I²R। तो I इंटू आर को क्या लिख सकते हैं, I इंटू वी लिख सकते हैं। तो I इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला मिल गया, P/V। तो पावर कितना दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 40 और ये दिया हुआ है 220, पोटेंशियल दिया हुआ 220, पावर इज 40 वाट, पोटेंशियल इज 220 वोल्ट। ठीक, 40 वाट का बल्ब है और इसमें क्या लगा है 220 वोल्ट। तो बोले इधर से इधर कैंसिल कर दिया, 2 से कैंसिल कर दो, 1/11। ठीक, तो 1/11 मतलब ये मिल गया 0.18, 1/11 मतलब एक से छोटी वैल्यू मिलने वाली है, ऑप्शन ए। अर्धचालकों में forbidden energy band is not found. The value of energy gap of forbidden energy band is large. Forbidden energy band, ठीक, तो बोले इसमें क्या है, forbidden energy band होता है, बोले नहीं होता है, नो नहीं होता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर का घट जाता है, ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी है। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, व्हाइल विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर डिक्रीजेस। तो यही कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ऑप्शन ए। If the error in measuring the radius of a sphere is 2% and the measuring the mass is of 3%, then error in measure of density of material। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो किसकी बात कर रहा है, रेडियस ऑफ स्फीयर। फोर बाई 3 πr³। तो ये कांस्टेंट है, इनसे कोई लेना देना नहीं है, m/r³ से लेना देना है। तो आपको क्या चाहिए, डेल रो अपॉन रो मल्टीप्लाइड बाई 100%। क्या मिल गया, बोले डेल्टा m/m मल्टीप्लाइड बाई 100% प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा r/r मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो ये मास में कितना परसेंट का एरर दिया हुआ है, मास इज 3% प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस में कितना एरर दिया हुआ है 2%। तो कितना मिल गया 9%। टोटल क्या मिल गया, इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल सॉल्व करने पे 9%, मतलब ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट। The temperature of two bodies measured by the thermometer are 20 ± 0.5 degree Celsius, 50 ± 0.5 degree Celsius। The temperature difference and the error in the result। तो temperature difference में 50 ± 0.5 degree Celsius and 20 ± 0.5 degree Celsius। माइनस कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा 30 प्लस माइनस, बोले प्लस माइनस 1.0 डिग्री सेल्सियस।
तो 30 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बोले ये क्या है, एरर्स, एंड एरर्स आर ऑलवेज एडेड। इधर के लिए डिफरेंस पूछ रहा था तो माइनस कर दिया, ठीक, ऐड पूछता तो ऐड कर देते, लेकिन इसको हमेशा ऐड करते हैं। एरर्स आर ऑलवेज एडेड, त्रुटियों को हमेशा ही जोड़ा जाता है, त्रुटियों का योग किया जाता है। Two resistors of resistance R1 and R2 are connected in series. The equivalent resistance of the combination, वही सिंपल है, R1 R2 को ऐड करना है। R1 की वैल्यू देखो क्या कह रहा है बेटा, 300 प्लस माइनस 3, 500 प्लस माइनस 4, ये क्या मिल गया, 800 प्लस माइनस 7, 800 प्लस माइनस 7। ऑप्शन बी इज करेक्ट। $800 प्लस माइनस 7, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वेक्टर आर पैरेलल, बोल रहा है कौन सा पैरेलल है, तो आई जे सब में आ रहा है, आप देखो, लेकिन क्या कोई एग्जैक्ट मल्टीपल है, अगर वो एग्जैक्ट मल्टीपल हो जाए तो काम बन जाए। ठीक, तो इसमें से ऑप्शन डी लग रहा है। कैसे पता चला, बोले इसको पता करने का दो तरीका है। बोले पैरेलल में क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट जो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो वेक्टर ए है और वेक्टर बी, ऐसे लिखते हैं, वेक्टर बी में से 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा बेटा, आई कैप माइनस 5j कैप, तो वेक्टर बी क्या मिल गया, 2 टाइम्स आई कैप माइनस 5j कैप, यही तो ए है ना, तो दोनों की डायरेक्शन क्या मिल गई, सेम, बस ए का मैग्नीट्यूड कम है, बी का मैग्नीट्यूड ए के जस्ट डबल है। ठीक है, तो 2 के मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ती है, ये डायरेक्शन सेम दिखा रहा है, इसका मतलब यही दोनों हैं जो पैरेलल है। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। A unit vector is represented as 0.8 I cap plus bj cap plus 0.4 k cap. Hence the value of v must be, कह रहा है यूनिट वेक्टर। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे, बोले 1 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, अंडर रूट 0.8 प्लस बी स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर, ये मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो क्या कह रहा है बेटा, 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 0.64 प्लस क्या मिल जाएगा, 0.16 प्लस बी स्क्वायर, तो ये कितना मिल गया आपको, बोले 1, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा, तो माइनस क्या लिखा, 0.8 मिला, इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो बी इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, बोले अंडर रूट 0.2 मिल गया, अंडर रूट 0.2, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, बी का स्क्वायर था, तो बोले इनको माइनस करने पे क्या मिल रहा है, बोले इसको माइनस करके क्या मिल रहा है, 0.2, और हमको बी स्क्वायर का नहीं, बी का वैल्यू चाहिए, तो क्या कर दिया, दोनों तरफ का रूट कर दिया, तो अंडर रूट 2 मिल गया आंसर। चलो अगला देखा जाए क्वेश्चन 12। द मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज 5, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट। कह रहा भाई कि इसका x कंपोनेंट कितना है, x कंपोनेंट है 3, ठीक है, और इसका जो रिजल्टेंट है, तो बोल रहा है यहाँ पर जो इसका y कंपोनेंट है, बोले वो नहीं पता, ये पता है, ये कितना है, 5 है, तो आपने कई बार पाइथागोरस लगाया है, ये 3 होगा तो ये क्या होना चाहिए, 4 होगा, तभी तो ये 5 आएगा। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है, 4 है। ठीक, एक ये तरीका है डायग्राम से, दूसरा आप ऐसे कर सकते हैं, बोले 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बोले a की जगह पे 3 का स्क्वायर, फिर दूसरा क्या है, बोले b का स्क्वायर प्लस 0, तो ये क्या हो गया भाई, बोले नहीं, ये नहीं रहेगा यहाँ पर, तो ये क्या मिल गया, 25
इज इक्वल्स टू 9 प्लस बी स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिल गया 16, तो बी क्या मिल गया 4। एक तरीका ये भी है सॉल्व करने का, दोनों से आंसर 4 ही मिलेगा। a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, देन द एंगल बिटवीन देम 90। अगर ऐसा हुआ तो एंगल 90। बोले ये कैसे? बोले अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, ये हमारे पास वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है, तो इसका मैग्नीट्यूड कब बराबर होगा? बोले जब 90 हो। इसके अलावा अगर कभी होगा तो ऐसा था, इसका रिजल्ट इधर आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या होगा? बोले ये गलत हो जाएगा। 90 पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जब 90 हो जाएगा तो प्लस 2ab वाला कंसेप्ट ही जीरो हो जाएगा, और माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, तो 2ab कॉस थीटा हम ये लिखेंगे रिजल्टेंट। r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और माइनस वाले में क्या रिजल्ट आता है? बोले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो बोले अगर ये कंपोनेंट जीरो हो जाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में ही है, तो ये कब जीरो होगा? बोले कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक बनने के लिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु है, द मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी मैग्नेट। कैसा? अस्थायी बनाना है। अस्थायी बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन, नरम लोहा। सॉफ्ट आयरन इसके लिए सबसे सुटेबल। ध्रुवों का नमन कोण होता है एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या होता है? बोले एक मैग्नेट को अर्थ के पर पैरेलल रखिए, वो अगर पैरेलल रहेगा तो जीरो, जितना झुक जाएगा वो एंगल ऑफ डिप। पोल पर ये एंगल हो जाता है 90, पोल पर ये एंगल 90 हो जाता है। निम्न में से बीमाहीन राशि नहीं है, कौन सा है जो बीमाहीन राशि नहीं है? तो पहला देखें आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। ये क्या कहता है? बोले डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये क्या है? बोले ये कैसा है? बोले ये कैसा है? डायमेंशनलेस है। एंगल आर्क अपॉन रेडियस, ये भी डायमेंशनलेस। कोणीय संवेग, बोले ये डायमेंशनलेस नहीं होता है। क्यों? बोले ये क्या होता है? कोणीय संवेग बोले आई ओमेगा, आई ओमेगा होता है, तो इसका डायमेंशन होता है। विकृति डायमेंशनलेस, क्यों? बोले चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये सब डायमेंशनलेस होते हैं। हमको ये पता करना था कौन सा डायमेंशनलेस नहीं होता है, और एंगुलर मोमेंटम है वो, मीन्स एंगुलर मोमेंटम डायमेंशनलेस नहीं होता है। गुप्त उष्मा का विमीय सूत्र है। गुप्त उष्मा क्या होता है? बोले amount of heat required to change the object from one state to another without changing its state। तो बोले ये क्या होगा? बोले Q इज इक्वल्स टू होता है m इंटू एल। Q क्या है? बोले m l स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस 2 एनर्जी है, इधर क्या है? m चाहिए क्या? l। m इधर ले आ दो, m से m 0, तो क्या मिला? m का पावर 0, l स्क्वायर t का पावर 2, ये क्या मिल गया? l। m0 l स्क्वायर t का पावर माइनस 2, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। जड़त्वाघूर्ण कोणीय त्वरण बराबर हैं। जड़त्वाघूर्ण और कोणीय त्वरण बराबर हैं। जड़त्वाघूर्ण और कोणीय त्वरण बराबर है किसके? बोले I इज इक्वल्स टू टाउ अल्फा, सॉरी टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। तो बल आघूर्ण के टॉर्क के आंसर इज यस, बल के नहीं, एंगुलर मोमेंटम किया गया कार्य नहीं।
टॉर्क के, आई इंटू एल्फा, बलागुण मल्टीप्लाई करेंगे कोणीय त्वरण के, आई इंटू एल्फा। विराम अवस्था से प्रारंभ होकर एक कार 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करती है, तो कार का त्वरण, एक्सेलरेशन, तो डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो लगाइए s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियली रेस्ट पे है, हाफ, एक्सेलरेशन नहीं पता, टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड, 20 इंटू 20, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 400, ठीक है। तो यहाँ से देखो भाई ये तो 0 ही हो गया, इसका सेवा समाप्ति हो गया, 1 0 2 0 1 0 2 0, 2 से कैंसिल किया, यहाँ आया 2, इस 2 से ये कैंसिल कर दिया, तो एक्सेलरेशन कितना मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी लिखा, s दिया हुआ अपने को 400 मीटर चलता है, समय कितना लगाता है 20 सेकेंड, 400 मीटर इनिशियली 0 था, समय रख दिया 20 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन कितना मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि पृथ्वी के बीचों बीच छेद कर दिया जाए, उसमें एक लोहे गेंद डाल दिया जाए, तो उसकी स्थिति होगी, बोले ये है अर्थ, यहाँ पर एक छेद कर देते हैं, बोले ये है अर्थ, और यहाँ छेद करके एक कह रहा है कि एक बॉल यहाँ डाल देते हैं यहाँ पर, तो ये बॉल कहाँ जाएगी, सेंटर पे जाके रुक जाएगी, दोलन गति करेगी, दूसरी तरफ से अंतरिक्ष में चला जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ से गिरेगा, तो आंसर है यहाँ पर दोलन गति करेगा, ठीक, इट विल ऑसिलेट, यहाँ से चलेगा, बोले यहाँ से अर्थ के सेंटर तक जाने में बोले इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि अर्थ इसको एक्सेलरेट कर रहा है, जैसे ही इसको क्रॉस करके यहाँ आएगा, बोले अर्थ का सेंटर फिर इसको अट्रैक्ट करने लगेगा, तो जाते जाते कहाँ रुकेगा, यहाँ रुक जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से चलेगा, फिर इसकी वेलोसिटी, तो बोले यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या होगा मैक्सिमम, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वेलोसिटी एक जगह मैक्सिमम है, दूसरी जगह 0 है, तो एक जगह से दूसरी तरफ वो चल रहा है, तो विल ऑसिलेट, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, ये ऑसिलेट करता रहेगा ऐसे ही। एक वजन तोलने वाली मशीन एक लिफ्ट में रखी है, जिस पर एक व्यक्ति खड़ा है, निम्न में से किस अवस्था में तुला मशीन सबसे कम वजन बताएगी। समान गति से ऊपर जाते समय, तो जब समान गति यूनिफॉर्म मोशन ऊपर जा रहा है, इस समय इसका वेट कितना हो जाएगा बेटा, वेट हो जाएगा mg। समान त्वरण से नीचे जाते समय, अब समान गति नहीं है, समान त्वरण है, तो w इज इक्वल्स टू क्या हो गया mg माइनस a। समान त्वरण से ऊपर जाते समय तो क्या होएगा, बोले w इज इक्वल्स टू mg प्लस a। अभी तक कौन सबसे कम दिख रहा है, बोले ये दूसरा वाला। अगला देखें, लिफ्ट खराब होने के कारण मुक्त अवस्था में नीचे गिरते समय, तो बोले कंडीशन क्या है, w इज इक्वल्स टू mg माइनस a, mg बोले माइनस g, क्योंकि उसका जो गिरने वाला एक्सेलरेशन है वो क्या हो गया, g हो गया, मतलब वो फ्री फॉल कर रहा है, और उस समय वो वेटलेस होता है, मतलब ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर लिफ्ट फ्री फॉल करेगी तो सबसे कम इसमें होगा, फिर उसके बाद इसमें कि वो नीचे जा रहा है बी वाले में, फिर ए में, और सबसे ज़्यादा सी। अभी फ़िलहाल के लिए अभी इसमें फोर्स 0 होगा, ऑप्शन डी में। लंबी कूद करने वाला कूदने से पहले दौड़ता है। वाई डज अ लॉन्ग जंपर रन बिफोर जंपिंग, वो कूदने से पहले क्या करता है, जंप करता है। बोले कूदने से पहले क्यों जंप करेगा, क्योंकि वह ज़्यादा दूरी तय कर लेता है, क्योंकि वह संवेग संरक्षा बनाए रखता है, क्योंकि उसे संवेग लब्धि होती है, बिकॉज ही हैज़ गॉट मोमेंटम, ठीक है, क्योंकि उसे संवेग लब्धि हो जाती है, उसको मोमेंटम मिल जाता है,
ठीक है, क्या हो जाएगा वहाँ पे, बोले उसको मोमेंटम मिल जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, बोले मोमेंटम के लिए, बिकॉज ही गॉट मोमेंटम। जब वो दौड़ के आता है तो उसे क्या मिल जाता है, बोले उसे मोमेंटम मिल जाता है। तो मोमेंटम मिल जाएगा, इस वजह से वो क्या करता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह भौतिक राशि जो परिवर्तित नहीं होती है, बोले जो परिवर्तित नहीं होती है वो है आवृत्ति। ठीक, बोले वेग वेलोसिटी बदल जाती है। आपने रिफ्रैक्शन में देखा है कि अगर हम रेयर मीडियम से डेंसर में जाते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। स्पीड ऑफ लाइट कम होने का मतलब उसका वेवलेंथ भी बदल जाएगा। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिपेंडेंट है मीडियम 1 से मीडियम 2, मीडियम 2 से मीडियम 1। तो जो चीज़ नहीं बदलेगी वो क्या है, फ्रीक्वेंसी, वो सोर्स पर डिपेंडेंट है। एक हीरे का अपवर्तनांक 2 है, तो हीरे में प्रकाश का वेग, हीरे में प्रकाश का वेग देखा जाए तो हमको पता है, देखो ये क्या कह रहा है, बोले म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन वी। तो वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोले सी अपॉन म्यू। तो सी की वैल्यू कितनी होती है, बोले 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय म्यू कितना दिया, और 2 कैंसिल कर दो, 1.8 क्या मिला आपको, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मीटर को कह रहा है सेंटीमीटर में बताइए, क्या पूछ रहा है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में बताइए। तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, बोले मीटर की जगह 10⁻² रख दीजिए, तो 1.5 × 10⁻10 उधर लिख देते हैं, तो 1.5 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 1.5 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, निम्न में प्रकाश का वेग घटते क्रम में है। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो घटते क्रम में बताना है, मतलब सबसे पहले ज़्यादा, फिर कम, फिर सबसे कम। तो आपको पता है इसकी डेंसिटी हीरे की सबसे ज़्यादा है, तो सबसे स्लो चलेगा किसमें, हीरा में, डायमंड में। ठीक, इसमें सबसे कम चलेगा। फिर उसके बाद क्या चाहिए अपने को, बोले कांच है और पानी है। फिर आया कांच, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और सबसे तेज किस में चलेगा, पानी में। तो क्या कह रहा है, घटते क्रम में लिखिए। तो पहले पानी दिख रहा है, बोले पानी, कांच और हीरा, पानी, कांच और हीरा, वाटर, ग्लास, डायमंड। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट है। मीन्स ये किसके अकॉर्डिंग, बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी के अकॉर्डिंग रखा गया है कि लाइट किस में तेज चलेगा, किस में स्लो चलेगा। तो सबसे तेज चलेगा पानी में, उससे स्लो चलेगा कांच में, और इन सब में से जो सबसे स्लो चलेगा वो चलेगा डायमंड में। ठीक, दैट्स ऑल। दिस सेशन मस्ट बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो 3 सेट ऑलरेडी हम कर चुके हैं एयरफोर्स का, जो काफ़ी सफल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उसमें हमने कराए थे, और ट्रिकी अप्रोच मैंने ज़्यादातर बताया था। आज की क्लास में भी कुछ अन्य बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आए हैं। जहाँ जहाँ ट्रिक लगेगी उसको आपको बताया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, एक सेट दे रखा है, समुच्चय दे रखा है, जो उसमें एलिमेंट है लेम्डा और म्यू का बना हुआ एक सेट। ये भी एक एलिमेंट ही है, ये भी एक एलिमेंट काउंट होगा। तो इससे बनने वाले घात समुच्चय के बताना है। पावर सेट मतलब घात समुच्चय। पावर सेट का मतलब क्या होता है, घात समुच्चय होता है। तो आपको घात समुच्चय को बताना है, ठीक है। चलिए, तो किसी भी समुच्चय के, जैसे अवयव आप देख रहे हैं 1 और 2 एलिमेंट है, इसका कार्डिनल नंबर कितना है, कार्डिनल नंबर 2 है। तो इसमें बनने वाले उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, इस सूत्र से बनने वाले कुल उप समुच्चयों की संख्या जो होगी, सबसेट्स की जो संख्या होगी, वो 4 सबसेट्स बनेंगे। कौन कौन से, पहला सबसेट बनेगा 5, दूसरा बनेगा ये लेम्डा के साथ, और तीसरा इसके साथ बनेगा। ये पूरा ले लेते हैं, पूरा ही एक एलिमेंट काउंट है, तीसरा इसके साथ बनेगा।
और चौथा लेमडा और इसके साथ बनेगा, ठीक है। अब इसका भी एक सेट बना लेते हैं। इस पूरे जितने सबसेट आए हैं, इस पूरे सबसेट का एक सेट निर्माण कर लेते हैं। वही सेट क्या बनेगा आपका? पावर सेट बनेगा। आपको क्या निकालना था बच्चे? पावर सेट। तो वही क्या बनेगा? पावर सेट। तो इसमें से देख रहे हैं कौन सा है आपका फाई लेमडा, और ये यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न को देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से लिया गया है। आई का घात 10 है, आई का घात 11 है, आई का घात 12 है, आई का घात 13 है और आई का घात 14 है। एक साथ ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। आई का घात 11 है, आई का घात 12 है, आई का घात 13 है, आई का घात 14 है और आई का घात 15 है। इसमें से आई का घात 10 हम बाहर ले सकते हैं। तो ये आई हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये आई हो जाएगा, ये आई स्क्वायर हो जाएगा, ये आई क्यूब हो जाएगा, ये आई 4 हो जाएगा। इसमें से भी हम आई का घात 11 को बाहर लेते हैं तो 1 हो जाएगा, 1/i होगा, 1/i स्क्वायर होगा, 1/i क्यूब होगा, 1/i 4 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आई स्क्वायर -1, ये +1 कट गया, माइनस आई, ये प्लस आई कट गया, आई का पावर 10, आई का पावर 4 1 होगा। ये आई का पावर 10 गुणा आई होगा, ये कटेगा इसको, ये काटेगा इसको, क्योंकि आई क्यू माइनस आई होगा, आई स्क्वायर -1 होगा तो कट जाएगा। आई का 4 1 ही होता है। अब आई का पावर 10 आपका कितना होता है? आई स्क्वायर का 5 हो जाएगा, यानी कि -1 का घात 5, यानी कि -1 हो जाएगा। तो यहाँ आपका -1 हो जाएगा और यहाँ भी आपका -1 × i हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए -1 माइनस प्लस, ये माइनस प्लस हो जाएगा i और -1 प्लस, इसको रेशनाइज कर दे ऊपर नीचे तो आई स्क्वायर हो जाएगा। तो -1 और -i ये आपका आंसर होगा। तो देखते हैं कौन सा है आपका। बी जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, -1 और -i। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। ये भी कॉम्प्लेक्स का ही है। इसमें जो है ये आई का पावर n हम बाहर ले सकते हैं और यहाँ अंदर होगा 1 + i और यहाँ लगा है सिग्मा। n बराबर 1 से शुरू करना है और 13 पे एंड करना है। 1 से शुरू करना है, किस पे एंड करना है? 13 पे। 1 + i को ले लेते हैं और सिग्मा 1 से शुरू करना है, 13 पे एंड करना है, i का घात n। 1 + i, 1 2 3 ऐसे ले जाके 13 पे एंड करना है। तो 1 + i फार्मूला जीपी का है, जीपी में पढ़ रहा है गुणोत्तर श्रेणी में। गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योग का सूत्र यही होता है, ठीक है। तो ये हमारा 1 + i हो गया। a हमारे पास कितना है भाई? i है। r भी हमारे पास i है और पदों की संख्या है 13 ठो है, तो यहाँ 13 आ गया बटे में 1 - i। अच्छा अब बताइए i का घात 13 कितना होना चाहिए? i का घात 13 कितना हो जाए? i का घात 12 गुणा i होना चाहिए। i का घात 12 को हम -1 का पावर 6 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा i का घात 13 हमको i देगा, तो 1 + i और यहाँ i है और अंदर क्या हो गया? i का घात 13 हमको i दे चुका है, 1 - i और 1 - i, ये कटा, ठीक है। अब इस i का इसमें गुणा होगा तो i + i स्क्वायर यानी कि i - 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा है बच्चा? बी। बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए बहुत बड़ा सा प्रश्न है, ये डिटर्मिनेंट का है। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट एक
पार्ट होता है उसी का डिटर्मिनेंट है, जिसको हिंदी में कहते हैं सारणिक। अब अगर यहाँ पे अगर आप जीपी को लेकर के बनाएंगे, जीपी का पहला पद a1 लेंगे और दूसरा पद a1 r स्क्वायर a1 r लेंगे, तीसरा पद a1 r स्क्वायर लेंगे, तो ये काफ़ी बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर हम साधारण जीपी लेकर के बना रहे हैं, प्रथम पद जैसे आपको बुक में सिखाया जाता है, प्रथम पद a1 है, द्वितीय पद a इंटू आर है, तृतीय पद a r स्क्वायर है, ऐसा आपको सिखाया गया होगा। a1 कर देते हैं, ऐसा आपको सिखाया गया होगा। तो अगर इस फॉर्मेट में हम लेंगे तो ये बहुत बड़ा बनेगा, बहुत लंबा खींचेगा। तो ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले हैं, यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं। तो देखिए, ये कह रहा है कि जीपी में है, क्या कह रहा है कि जीपी में है, तो क्यों ना हम जीपी में मान लें, इसको एक जीपी ही मान लेते हैं ना, इसको एक जीपी मान लेते हैं। तो जीपी क्या मानते हैं, 2, सबसे साधारण जीपी मानते हैं 2 स्क्वायर, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, ये साधारण जीपी है, बहुत आसान वाली। तो हमारा a1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमारे पास जो a2 है दूसरा पद, वो a स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास जो तीसरा पद है वो 2q हो जाएगा। हमारे पास जो चौथा पद है वो 2 का पावर 4 हो जाएगा। तो जो पहला पद देखिए, पहला पद आप यहाँ ध्यान से देखिए, पहला पद आपने 2 मान लिया है, दूसरा पद को 2 स्क्वायर मान लिया है, तीसरे पद को 2q मान लिया है, चौथे पद को 2 का पावर 4, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। तो ये भी तो जीपी में है, ये भी तो जीपी में है, लेकिन आपने क्या किया कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट ना मान करके अंकों में मान लिया। किस में माना, अंकों में मान लिया। ठीक है, अब देखिए कितना ये हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे 1 से भरना शुरू करिए, n बराबर 1 लीजिए यहाँ पे। तो log a1, फिर log a2, फिर log a3, फिर log a4, log a5, log a6, log a7, log a8, log a9, log 2, log, अच्छा a2 है, a2 की जगह क्या लिख सकते हो बेटा, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो गया। a3 की जगह क्या लिखोगे, 2q लिखोगे। यहाँ वही होगा, log a4 की जगह पे log 2 का पावर 4 हो जाएगा, log a5 की जगह पे 2 का पावर 5, ऐसे ही बढ़ते जाना है। a6 की जगह पे 2 का घात 6 हो जाएगा, log a7 की जगह पे 2 का घात 7, फिर 2 का घात 8 और फिर log 2 का घात 9 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए log 2, ये 2 आगे आ गया, 2 log 2, यहाँ से 3 आ गया है, 3 log 2, यहाँ से 4 आगे आ जाएगा। log का नियम है ना, 2 का पावर n होगा तो n आगे आ जाएगा। log 2, 5 log 2, यहाँ से 6 log 2, यहाँ से 7 log 2, यहाँ से 8 log 2, यहाँ से 9 log 2। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से log 2 बाहर आ जा रहा है, log 2 ऊपर से आएगा, log 2 बीच में से आएगा और log 2 नीचे से आएगा। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसी को हल कर देते हैं, ये तो एज इट इज रहेगा। तो 1 2 3 इसमें से घटाइए, तो यहाँ 3 3 और 3 आएगा, ये पूरा घटा दीजिए, ये पूरा उठा के रो इसमें घटा दीजिए, तो आपको 3 3 3 मिलेगा। और इस पूरे को उठा के इसमें घटा देंगे तो भी 7 में से 4 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 9 में से 6 गया 3। तो हमने पढ़ा है कि डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट अगर इक्वल होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, 0 होता है। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। पांचवा देखिए, पांचवा भी इसी तरह से लॉजिकल है, ऐसे बहुत बड़ा पड़ेगा, छोटा मोटा प्रश्न नहीं है। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का पीवा, क्यूवा, आरवा और एसवां पद
किस में है? गुणोत्तर श्रेणी में है। किसी समांतर श्रेणी का पीवा, क्यूवा, आरवा और एसवां पद गुणोत्तर श्रेणी में है। तो जनरली बच्चा क्या करेगा? पीवा पद के लिए ऐसे लिखेगा और क्यूवा पद के लिए ऐसे लिखेगा, आरवें पद के लिए ऐसे लिखेगा और एसवें पद के लिए ऐसे लिखेगा। फिर इसको जीपी में करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? इसमें इसको डिवाइड करेगा, इसमें इसको डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, इसको बनाने में बहुत हेक्टिक हो जाएगा ये। तो अब देखिए, तो साधारण तरीका क्या होता है? इसको बुकिश मेथड है, लॉन्ग मेथड है। अब इसका भी ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक अभी जो हमने किया था कि कुछ मान लेते हैं जब तक अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में रहेगा तब तक दिक्कत है। अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से हट करके जब ये अंक में आएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा कोई एपी लिख लेते हैं, कोई भी एपी लिख लीजिए। जैसे एक छोटा सा एपी मैंने लिख लिया यहाँ पे, देखिए 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 20, ऐसे करके ये किस में है बेटा? एपी में है। क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, 2 2 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो ये एपी में है। अब यहाँ से चुनिए, यहाँ से चुनिए। मान ली यहाँ से 2 को चुना मैंने, ठीक है, तो इसको पीवा पद कर दिया, जैसे यहाँ पे है। यहाँ से 4 को चुना तो इसे क्यूवा पद कर दिया, ठीक है। अब फिर यहाँ से 8 को चुनेंगे, इसको आरवा कर देंगे, और इसको 16 को चुनेंगे और इसको एसवा कर देंगे। तो अब देखिए कि आप 2 को और 4 को और 8 को और 16 को जिसको चुना है आपने इस एपी के अंदर से, क्या वो जीपी में है? हाँ बिल्कुल जीपी में है। देखिए 2 दूनी का 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो वो जीपी में है। अब देखिए पीवा, पीवा यहाँ पे पहला पद आ रहा है तो फर्स्ट हो जाएगा, और क्यूआ यहाँ पे दूसरा आ रहा है तो सेकंड हो जाएगा, और 1 2 3 और 4, 8 यहाँ पे चौथा आ रहा है तो ये फोर्थ हो जाएगा, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 यहाँ पे 8वां हो रहा है तो 8th हो जाएगा। तो आपको P मिल गया 1, Q मिल गया 2, R मिल गया 4 और S क्या मिल गया 8, सब कुछ मिल गया। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा ये जा रहा है कि P माइनस Q और Q माइनस R और R माइनस S, इसकी ये किस में होंगे? ठीक है, तो P यानी कि पहला और Q यानी कि दूसरा, ये घटाया, ठीक है, और यहां से Q माइनस R दूसरा और चौथा घटाया, और यहां से R माइनस N S यानी कि 4 में से 8 घटेगा, R माइनस ए 4 में से 8 घटेगा, ठीक है। तो ये -1 -2 और 4 में से 8 गया 4, -4, ये किस में है बेटा? ये क्या है? जीपी में नहीं है? बिल्कुल है, माइनस लगाया तो कोई बात नहीं है। कॉमन रेशियो आप देखिए, -2 में 1 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, -4 में 2 को डिवाइड करेंगे तो भी 2 आएगा, तो ये जीपी में है ना। यानी कि पूछ रहा है कि ये किस में होगा, पूछ रहा है किस में होगा, जवाब किस में आया? ये जीपी में होगा। तो आप किस पे टिक मारोगे? ए, जीपी में होगा। तो देखिए कितना स्मूथली बनाया, ऐसे बनाते तो बहुत प्रॉब्लम आती, लेकिन जैसे ही अंक में किया वो बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसा कई क्वेश्चन में आप कर सकते हैं अंकों में बदल करके। चलिए यहाँ पे टेस्टिंग होनी है, कह रहा है कि 1/b माइनस ए प्लस 1/b माइनस सी बराबर है 1/a प्लस 1/c के। तो ए बी सी किस में है? ए बी सी किस में है? एपी में है, जीपी में है, एचपी में है, नन ऑफ दिस। तो देखिए आपका 3 ही यहाँ पे है, 3 ही में हो सकता है। अच्छा, जीपी को प्राथमिकता नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जीपी में बी निकालोगे तो √AC आएगा, तो यहाँ √AC लिखोगे तो इतने के बराबर आने की संभावना ही क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, संभावना ही खत्म हो जाएगी। तो ये तो ऐसे ही कट गया। तो या तो एपी होगा या तो आपका एचपी होगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अच्छा, यहाँ भी देखिए अगर एपी आप ले रहे हैं तो बी बराबर a प्लस c/2 होगा। तो यहाँ आपका ऊपर 2 जाएगा, तो कुछ संभावना तो दिख रही है, बट हल होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है,
क्योंकि ए और ए यहाँ पे माइनस में होने की संभावना ज़्यादा है, सिंगल ए होने की संभावना यहाँ पे कम है। तो मैं प्राथमिकता किसको दूंगा, टेस्टिंग को एचपी को दूंगा। मुझे नहीं मालूम कि एचपी है कि एपी है या नॉन ऑफ दीज है, ये कुछ नहीं मालूम है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति मुझे थोड़ी सी दिख रही है तो आप खुद ही ऑप्शन को चूज करते हैं। प्राथमिकता आप दीजिए एचपी को, यहाँ पे, यहाँ की स्थिति में, सिर्फ सब सारी स्थिति में नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि एपी से कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, माइनस ए के साथ आ जा रहा है जबकि सिंगल ए है, तो मैं एचपी से चेक करूँगा। बाई चांस नहीं आता है ठीक है, तो फिर मैं एपी पे चेक करूँगा। जब दोनों पे नहीं आएगा तो फिर नॉन ऑफ दीज होगा। तो फिलहाल मैं एचपी पे चेक कर रहा हूँ। तो एचपी, अगर ए एचपी में है तो बी बराबर क्या होना चाहिए, 2ac बटे में a प्लस सी होना चाहिए। अब उठा के इसमें रख दीजिए LHS में, b की जगह पे आप रखिए 2ac बटे में a प्लस सी और माइनस a हो गया प्लस, यहाँ 2ac बटे में a प्लस सी और माइनस सी हो गया। अब इसमें से आपका a हो जाएगा कॉमन, तो ये 2c बटे में a प्लस सी होगा -1। इसमें से आपका c हो जाएगा कॉमन, 2a a प्लस सी और -1। ये इधर लाते हैं, 2c माइनस a माइनस सी बटे में a प्लस सी प्लस 2a माइनस a माइनस सी बटे में a प्लस सी। ठीक है, ठीक है। तो 1/a, ये 1/, में है। अब ये घटेगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, c माइनस ए, और यहाँ से a प्लस सी ऊपर भेज दीजिए, और यहाँ प्लस में यहाँ से भी a प्लस सी को ऊपर भेजिए। ये अलग अलग है, पूरा में तो बाहर आएगा नहीं क्योंकि अलग अलग है, तो अलग अलग ही ले लेते हैं c, और यहाँ से a प्लस सी ऊपर भेजेंगे, और इसमें घटेगा तो अंदर a माइनस सी होगा। अब इसमें से आपका कॉमन क्या जा रहा है, देखिए, अच्छा कॉमन एक और ये भी कॉमन जाएगा, तो इसको पलटेंगे तब कॉमन जाएगा, तो इसको पलट देते हैं, a प्लस सी, सी माइनस ए, इसको पलट देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो a प्लस सी, और यहाँ पलटा तो c माइनस ए हो गया। अब आपका कॉमन जाएगा, कॉमन क्या जा रहा है, कॉमन जा रहा है a प्लस सी और c माइनस ए कॉमन जा रहा है, तो 1/a माइनस 1/c। ठीक है, तो a प्लस सी अपॉन c माइनस ए, ये इधर आ गया c माइनस ए अपॉन ए सी, तो ये वाला कैंसिल हो गया, तो a प्लस सी अपॉन ए सी, इसको इसके साथ सिंगल ले लेते हैं, इसको इसके साथ सिंगल ले लेते हैं, तो a और a कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/c 1/a। तो यही प्रूफ करना था, यही इतना प्रूफ करना था। तो जैसे ही मैंने HP में लिया वो चीज़ प्रूव्ड हो गई, यानी कि आपका C ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। ABCR इन GP कह रहा है कि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है, तो लॉग बेस A है और B है और C है, तो इसका रूल होता है, नियम होता है, इसको नियम बोल लीजिए या शॉर्ट ट्रिक बोल लीजिए। ये कहता है कि अगर ABC GP में है, अगर ABC GP में है और लॉग का जो बेस है, लॉग का जो बेस है, लॉग का जो आधार है, ये जो बेस है वो क्या है, अनइक्वल है। बेस क्या है, अनइक्वल है, मतलब अलग अलग है, आधार क्या है, अलग अलग है। तो बेस अनइक्वल होता है तो ये किस में हो जाता है, HP में होता है। HP में आपको टिक कर लेना है, कोई इसमें संदेह नहीं है। अगर बेस इक्वल हो जाता है, जैसे मान लो यहीं पे x हो जाता है, XB हो जाता है और XC हो जाता है, बेस देखिए इक्वल है, तो ये किस में हो जाता, फिर AP में हो जाता है। यही नियम है, यही नियम है। तो सीधे से बात है, हमने नियम के अंतर्गत इसको क्या पाया, नियम के अंतर्गत पाया कि ये बेस क्या है, अलग अलग है। तो हमने कोई झंझट नहीं है, हमको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी ये प्रूव्ड रहता है, क्लास में कई बार इसको प्रूव कराया जाता है। तो इतना बस याद रखिएगा कि अगर ABC GP में है और लॉग के बेस अनइक्वल हैं तो 100% वो HP में होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे, देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है ये।
क्वाड्रेटिक का बहुत तगड़ा प्रश्न है, बहुत तगड़ा प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि अल्फा और बीटा इस दिए गए समीकरण के मूल हैं, तो अल्फा का घात 5 प्लस बीटा का घात 5 क्या होगा। अच्छा, कई बच्चे जो होते हैं जो अल्फा प्लस बीटा से शुरुआत करते हैं माइनस बी बाई ए से, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई यानी 4 से शुरुआत करते हैं, लेकिन यकीन मानो बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि 5 पावर है। अगर पावर अल्फा का 2 होता, बीटा का 2 होता, तब तो डायरेक्ट लग जाता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अल्फा का 5 है और बीटा का 5 है, पावर बड़े हैं, पावर बड़े हैं तो ये वाला फेल हो जाएगा, ये नहीं लगेगा। जब भी पावर बड़े होंगे तो ये मत लगाइएगा। तो जब पावर बड़े होते हैं तो पूरा रूट निकलता है, पूरा मूल। तो पूरा मूल कैसे निकलेगा, श्रीधराचार्य से। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये श्रीधराचार्य का नियम है। अब माइनस बी कितना हो गया, 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 2 2 जा 4 माइनस 4, ac कितना होगा 4, और यहाँ 2, a कितना है 1 है। तो x बराबर 2 प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस 4 चौका 16 जा माइनस 12 होगा। तो x बराबर 2 प्लस माइनस 12 का मतलब √3i हो जाएगा। इमेजनरी पहुँच रहा है ना, नेगेटिव है तो इमेजनरी जाएगा। अब 2 निकल के कट जाएगा, तो एक मूल आपका अल्फा कितना हुआ, अल्फा आपका हो जाएगा 1 प्लस √3i, और बीटा आपका कितना होगा 1 माइनस √3i। यही आपका अल्फा और बीटा निकला। ठीक, चलिए हमें इतना मालूम है। तो देखिए अल्फा हमारा यहाँ आया था 1 प्लस √3i, ठीक है, और हमारा जो बीटा आया था 1 माइनस √3i। अब हमको पावर 5 लगाना है, तो पावर 5 इधर भी 5 करेंगे तो भी बड़ा हो जाएगा। बायनोमियल लगाओगे तो इसको खोलोगे अगर 1 प्लस √3 का घात 5, तो ये लंबा खींच जाएगा, बहुत लंबा खींचेगा। तो अभी भी ये साधारण रूप में नहीं है, तो इसमें क्या यूज करेंगे, कॉम्प्लेक्स में पढ़ा होगा आपने कि इसको हम पोलर फॉर्म बनाते हैं। तो पोलर फॉर्म बनाने के लिए आपको r निकालना होगा। तो r √x² प्लस y² होता है, तो ये आपका हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। और थीटा कोण कितना हो जाएगा, कोण tan इनवर्स √3 हो जाएगा, √3 यानी कि π/3 यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। ये 60 डिग्री हो जाएगा। 1 मिनट, हाँ बिल्कुल tan है तो 60 डिग्री हो जाएगा, √3 के लिए 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये कैसे पोलर फॉर्म में हुआ, पोलर फॉर्म में बनेगा 2 cos थीटा। पोलर फॉर्म क्या होता है, cos थीटा के रूप में होता है। तो cos π/3 प्लस i sin π/3, इसका पोलर रूप हो गया। इसका पोलर रूप वही माइनस के साथ आ जाएगा, cos π/3 माइनस i sin π/3, प्लस के साथ उसका आएगा, माइनस के साथ इसका आएगा। तो अल्फा का घात 5, तो 2 cos π/3 प्लस i sin π/3, इस पूरे का घात 5 आ गया। और बीटा का घात 5, तो 2 cos π/3 माइनस i sin π/3, इस पूरे का घात 5 हो गया। ठीक है, तो अल्फा का घात 5, ये देखिए 2 का घात 5 आ गया पावर में। और डिमाइवर कहता है, डिमाइवर थ्योरम यहाँ लगेगा, ये कहता है कि ये इसमें आके गुणा हो जाएगा। तो cos 5π/3 प्लस i sin 5π/3, और यही यहाँ भी वही चीज होगी, 2 का पावर 5, डिमाइवर से ये 5 आके एंगल में गुणा हो जाएगा, i sin 5π/3। ठीक है, अब यहाँ आपसे पूछा क्या गया है, अल्फा 5 और बीटा 5 को पूछा गया है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 2 का घात 5 बाहर आ जाएगा, और ये जुड़ेगा cos 5π/3 प्लस i sin 5π/3 प्लस cos 5π/3 माइनस i sin 5π/3। ठीक है, ये कटा तो ये कितना आ जाएगा, 2 का घात 5, और ये कितना आ जाएगा 2 cos 5π/3। अब इसी को हमको हल कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो अच्छे प्रश्न है, स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रश्न है। थोड़ा सा चूंकि समझाना है तो उसमें वक्त लग रहा है, खुद से करोगे 2-3 बार तो ये 1 से 1.5 मिनट के अंदर में हो जाएगा। तो 2 का घात 5, ठीक है 2। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos 2π माइनस π/3 लिख सकते हैं 5π/3 को। तो cos 360 माइनस थीटा क्या होता है, 4th क्वाड्रेंट में है, cos 360 माइनस थीटा cos थीटा ही होता है।
तो कॉस 60 डिग्री होगा। कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, तो ये और 2 कट जाएगा, 2 का घात 5 कितना होता है 32। तो ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया गया है। यहां देखिए डिफरेंस ऑफ द रूट कह रहा है कि 2 है, तो देन द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू कितनी है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -b/a होता है, तो इससे आपका p मिल जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो इससे आपको 8 मिल जाएगा। अब एलजेब्रा से अच्छे से मालूम है अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा होता है अंडर रूट में। ये एलजेब्रा का साधारण रूल है, साधारण नियम है। और प्रश्न से कह रहा है कि अल्फा माइनस बीटा कितना दिया है 2, अंतर कितना दिया है, डिफरेंस यानी कि अंतर, डिफरेंस यानी कि अंतर। तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा अंतर ही तो है, यही कितना दिया है 2, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा 5 है, तो p का स्क्वायर और 4 अल्फा इंटू बीटा कितना है 8। अब दोनों और वर्क कर लीजिए, 4 और p स्क्वायर 8 चौका 32, 32 इधर आएगा तो 36 हो जाएगा, विच इंप्लाई दैट p स्क्वायर बराबर 36, तो p बराबर प्लस माइनस कितना आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। यह असाधारण प्रश्न था, बहुत आसान सा प्रश्न था, सी इसका सही जवाब है। 10वां देखिए, 10वां क्या कह रहा है 1 प्लस ax का पावर n इजकल टू 1 प्लस 8x प्लस 24x स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ a एंड a। तो कह रहा है कि a और n की वैल्यू क्या होगी। तो इसका मैंने बोला था ये इस फॉर्मेट में रहता है, तो जो सूत्र लगता है वो ये लगेगा n और x की जगह पे ये है बटे में 1 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 ax का होल स्क्वायर बटे में 2 फैक्टोरियल, ऐसा डॉट 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 करके होगा, बराबर में 1 प्लस 8x प्लस 24x स्क्वायर, ऐसा ये डॉट डॉट डॉट। तो n ax 8x n a बराबर 8, ठीक है। और n माइनस 1 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे में 2 फैक्टोरियल 24x स्क्वायर, ये और ये कटा, n माइनस 1 24 a स्क्वायर भी तो होगा, a स्क्वायर 24 दूना कितना होगा 48 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी वर्क कर लो तो 8 8 64 हो जाएगा। इसको और इसको डिवाइड कर दो, यहाँ 64 हो जाएगा, ये कट गया, ये भी कटा, n आ गया, 16 3 48 16 चौक 64, तो n माइनस 1 बटे में n बराबर 3/4, 4 इधर आएगा, 4n माइनस 4 बराबर 3n। तो n की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, n की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी। n की वैल्यू हमें 4 मिल चुकी है, और a की वैल्यू यहाँ से प्राप्त कर लीजिए, 4a बराबर 8, तो a की वैल्यू आपको 2 यहाँ से मिल जाएगी। तो n की वैल्यू पूछ रहा है, n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू 4 है, ओके। a की वैल्यू पूछ रहा है, a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू ओके 2 है, तो आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। तो 11वां प्रश्न कह रहा है कि x माइनस 1/2x का पावर n है, इसके प्रसार में तीसरे और चौथे पद के गुणांकों का अनुपात दिया है 1:2, तो n का मान कितना होगा। तो तीसरे पद का गुणांक कितना होगा, NC2 होगा, एक कम होता है, और गुणांक से हमको मतलब है, तो x के घात से तो कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब है हमको। तो इस पे कितना चढ़ेगा, यहाँ r लास्ट में r होता है, तो इस पे कितना आएगा, इस पे 2 आएगा, ठीक है। ये गुणांक हो गया किसका, तीसरे पद का गुणांक हो गया, बटे चौथे पद का गुणांक, तो NC3 माइनस हाफ का पावर 3, ये अनुपात कितना है 1:2 है। तो ये NC2 NC3 और ये -2 यहाँ पे आ गया, ये कटेगा तो -2 ऊपर जाएगा, 1/2। अब ये हमें क्या दे देगा, NC2 बटे में NC3 बराबर 1
-1/4। अब यहाँ तक तो आप तुरंत पहुँच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके आगे की कहानी क्या है ये देखिए। यहाँ के बाद से बहुत मेहनत करनी है, n फैक्टोरियल करके ऐसा कुछ। उसका साधारण उपाय बता दे रहे हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला ये कहता है कि अगर NC R-1 बटे में अगर NCR है, ये NCR-1 बटे में अगर NCR है, तो इसको हल करने के बाद क्या मिलता है? हल करने के बाद मिलता है Rn+1 - R, ये मिलता है। ठीक है, आप इसको हल करके देख लीजिएगा, n फैक्टोरियल लगा के, यही आपको मिलेगा। तो ये शॉर्ट फार्मूला है कि जहाँ जहाँ ऐसी स्थिति बनेगी हम इसको तुरंत कर लेंगे तो तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखो इसमें मेरा R क्या है? इस पर मेरा R 3 है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 3 और n तो हमको निकालना ही है, तो n+1 R -3 लिखा। ये तुरंत बनाएगा -12 बराबर n -2, तो n बराबर -12 प्लस में 2, ये हमें दे देगा कितना? -10। तो हमारा आंसर कितना होगा? -10। माइनस भी हो सकता है, बायनोमियल थ्योरम ऑफ एनी इंडेक्स में तो माइनस पावर होता ही है, तो माइनस भी पावर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कह रहा है कि अवयव के क्रम में गैर एक वचन नहीं है, यहाँ होना चाहिए नॉन सिंगुलर। लेम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू। नॉन सिंगुलर का मतलब है कि एकल अवयव ना हो। यहाँ लिख देता हूँ एकल अवयव ना हो। तो एकल अवयव होता क्या है? एकल अवयव या सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका आप डिटर्मिनेंट निकालो और वो शून्य हो जाए। सिंगुलर या एकल अवयव होता है जिसका आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते, इसको नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इसका इन्वर्स क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि डिटर्मिनेंट ही आपका 0 होता है। क्यों भाई? इन्वर्स निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एडजॉइंट बटे डिटर्मिनेंट। तो जब डिटर्मिनेंट ही 0 होगा तो इन्वर्स कहाँ से निकल जाएगा? तो सिंगुलर मैट्रिक्स को, एकल अवयव को नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहा जाता है जिसका हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो सिंगुलर कब होता है? जबकि मान लो ये A है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। और नॉन सिंगुलर कब होगा? ये सिंगुलर नहीं है, एकल नहीं है, तो भाई ठीक है, ये फिर 0 के बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो। तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं? पहले तो सिंगुलर निकालते हैं, फिर जो भी वैल्यू आएगी वो नहीं होनी चाहिए, तो फिर नॉन सिंगुलर आ जाएगा। तो पहले देखते हैं कि किस मान के लिए सिंगुलर हो रहा है, वही मान नहीं होना चाहिए। तो 1 25 - 6 लैम्डा प्लस माइनस प्लस होता है। ठीक है, 1 25 - 6 लैम्डा -2 5 का 20 -18 +3 4 लैम्डा -15 बराबर में 0। तो ये 25 - 6 लैम्डा -2 18, ये 2 हो गया, +3 4 लैम्डा -15 बराबर में 0। 25 - 6 लैम्डा -4 12 लैम्डा 15 तिया 45 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा हमारा 25 4, ये 21 हो जाएगा, +6 लैम्डा -45 बराबर में 0। तो 6 लैम्डा माइनस ये 24 हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर 6 चौक 24। ठीक है, तो लैम्डा अगर 4 होगा तो ये सिंगुलर बन जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो लैम्डा 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, लैम्डा 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है किसके बराबर नहीं होना चाहिए? क्या कह रहा है? किसके बराबर नहीं होना चाहिए? तो भाई सीधी सी बात है, 4 के बराबर नहीं होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं 13वें पे। 13वां कह रहा है कि log 27 इरेशनल अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, पूर्णांक है, प्राइम नंबर है, क्या है? ठीक है, तो ये एक, यहाँ आप इसको x मान लीजिए, तो log के रूल से 7 2 का पावर x होगा। अब 7 को आप किसी भी स्थिति में 2 का पावर x के फॉर्म में नहीं ला सकते हैं ताकि x की वैल्यू निकल जाए। यहाँ 8 होता तब तो आप इसके साथ 2 के पावर में ले जाते तो x की आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलती, एक रेशनल नंबर आपको कब मिलता? जबकि यहाँ पे 8 होता तब तो x का 3 वैल्यू होता, एक रेशनल नंबर मिलता। तो जब आपको ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा है, 7 किसी भी परिस्थिति में आपको 2 के पावर में नहीं लेकर के जाएगा, तो फिर ये रेशनल तो होगा नहीं, फिर ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। अगर ये 8 होता, 16 होता, 32 होता, तब ये एक परिमेय संख्या बन जाती। आगे बढ़ते हैं, 14 में कुछ प्रॉब्लम थी क्वेश्चन में, तो उसकी स्किप करते हैं। 15वां आते हैं। 15वां कह रहा है कि i माइनस 2j प्लस 5 के b वेक्टर है 2i प्लस j माइनस 3 के, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b माइनस a 3a प्लस b इज इक्वल टू। तो आसान सा प्रश्न है, पहले b माइनस a निकालते हैं, b में से a को घटाते हैं, तो b में से a को घटेगा तो 2 में से 1 घटेगा, 1 हो जाएगा, और इसमें से ये घटेगा तो 3j कैप हो जाएगा, सावधानी से घटाएंगे, और इसमें से ये घटेगा -8k हो जाएगा। तो b में से a को घटा दिया। फिर कह रहा है कि 3a में b को जोड़ो, तो चलो पहले 3a कर देते हैं। 3a का मतलब इसमें 3 को गुणा कर देंगे, तो 3i कैप, 3 दूना 6j कैप, और 5 तिहाई 15k कैप हो जाएगा। तो फिर कह रहा है कि 3a में किसको जोड़ना है? b को। 3a में किसको जोड़ना है? b को। 3a में किसको जोड़ना है? b को। तो 3a में b को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, और माइनस 5j, और प्लस 12k। ठीक है, अब इनको इंटू कर देंगे, इन दोनों को इंटू करना है आपस में, इंटू डॉट प्रोडक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 से कम 5 हो गया, और माइनस में 15 हो गया, और ये 12 है मेरे ख्याल से, 12 वाट है, ये 96 हो जाएगा। ठीक है, 12 वाट है 96। तो अब ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा -10 प्लस 96 -106। ये रहा आपका बी वाला ऑप्शन, बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये भी उसी ढंग का है, वो लगाएंगे बन जाएगा, बिना शॉर्ट ट्रिक के तो बन नहीं पाता। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, छोटा मोटा प्रश्न नहीं है। कह रहा है कि किसी बायनोमियल के एक्सपेंशन में NCR-1 बटे में NCR, तो ये लेंगे तो 36/84 होगा। और यहाँ से आइए, फिर NCR बटे में NCR प्लस 1 लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 84 बटे में 126 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है ये कितना है, NC8 आपसे पूछ रहा है कितना है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका सूत्र बताया था, R बटे में सूत्र कितना काम देगा, देख लीजिए कितना बढ़िया सूत्र है। तो 12 तिहाई 36, 12 सते 84, तो 7R ये वाला हो जाएगा, बराबर ये कितना देगा? 3n प्लस में 3 माइनस 3R, इसको इस साइड भेजिए, 10R 3n प्लस में 3, तो R बराबर होगा 3n प्लस में 3 बटे में 10। ये आपका R हो गया बच्चा। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी वही सूत्र लगाएंगे। R होता है जो नीचे वाला होता है लिखा जाता है, तो नीचे कौन है? R+1 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा? R+1। ध्यान दीजिएगा इस सूत्र में क्या लिखा जाता है? नीचे वाला लिखा जाता है, तो नीचे आपके यहाँ पे क्या है? R+1, तो वही लिखेंगे। और बाकी आपका n+1 तो फिक्स है, माइनस R की जगह पे क्या है? नीचे वाला, नीचे वाला यानी कि यहाँ पे भर देंगे। तो ये कितना कटेगा? आप काटिए तो इसको, आई थिंक 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी का 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6। ठीक है,
ये सही है, 2 चौक 8, 2 दूनी का 4, 2 छक के 12, 2 तीन 6, 42 है ना। और किससे कटेगा? 7 छक 42, 7 नवा 63, ये 3 दूनी 6, तितरी का 9, 2/3 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 2/3, हाँ बिल्कुल सही है, 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 आपका हो गया यहाँ से। तो r + 1 बटे में n - r बराबर कितना हो गया बच्चे? 2/3। तो ये कितना आ जाएगा? 3r + 3 बराबर 2n - 2r। तो इधर आएगा तो 5r बराबर 2n - 3। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 2n - 3 बटे में 5। ठीक है, अब यहाँ से भी r आपको, ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। तो दोनों क्या करेंगे? टैली करेंगे। बिना इस फॉर्म में बन ही नहीं पाता, नहीं बन पाता। 3n + 3 अपॉन में 10 बराबर में हो गया 2n - 3 अपॉन में 5। ये कटा बच्चे, ये 2 हो गया। तो 3n + 3 और 2 2 जब 4n - 3 दूना 6, तो 6 3 9, n की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 9 होगी, 9। यकीन मानिए ये सवाल आप इतनी जल्दी नहीं बना पाते अगर आपको ये नहीं मिला। फैक्टोरियल लिखने में ही आपका समय चला जाता है, लेकिन ये तुरंत फार्मूला से बन जाता है। तो जब भी ऐसा होगा तुरंत फार्मूला लगाइएगा, बहुत सटीक फार्मूला है। 17वां में आते हैं। ये तो आसान है, बहुत आसान है। कह रहा है कि 20cn + 2 बराबर है किसके? 20cn - 2 के। तो हमने पढ़ रखा है कि NCX बराबर अगर NCY के हो जाता है तो x + y बराबर किसके हो जाता है? n के हो जाता है। तो n हमारा 20 हो गया और n + 2 + n - 2, ये कटा 20 बराबर 2n, तो n बराबर 10 हो गया। ठीक है, n की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हाफ cos इनवर्स A/B, इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो cos इनवर्स A/B बराबर होगा 2 थीटा, यानी कि जहाँ A/B होगा वहाँ cos 2 थीटा लिख सकते हैं। A/B जहाँ होगा वहाँ cos 2 थीटा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? tan π/4 प्लस में थीटा, और यहाँ tan π/4 माइनस में थीटा। इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था, शॉर्ट फार्मूला। इसको tan A + B से खोलोगे तो tan A + tan B 1 - tan × tan B होता है। तो इसका मैंने बताया था, इसका अगर π/4 होगा तो 1 के साथ खुलेगा, 45 1 होता है। तो 1 + tan थीटा, ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस लिख दीजिए, नीचे माइनस लिखिए। इसका शॉर्ट फार्मूला बताया था मैंने। और ये माइनस है तो ऊपर माइनस लिख लीजिए और नीचे प्लस लिख लीजिए। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक फार्मूला था, इस पर तुरंत बैठ जाएगा। अब इसको यहाँ भेज दीजिए, तो 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर और 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर। नीचे कितना आ जाएगा? 1 - tan स्क्वायर थीटा। तब आपका ये कितना हो जाएगा? ये तो आपका, एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखिए, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या देता है आपको? हल करेंगे तो 2a² + b² देता है। याद रखिएगा, अलजेब्रा का बहुत छोटा सा रूल है। तो ये देगा तुम्हें 2a² + b², यानी कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे में नीचे 1 - tan स्क्वायर थीटा। इसको पलट के नीचे लाइए, पलट के नीचे लाइए, तो 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये किसका सूत्र होता है? ये cos 2 थीटा का सूत्र होता है। तो यहाँ cos 2 थीटा लिख दीजिए। और अभी अभी आपने निकाला था ना, cos 2 थीटा किसके बराबर था? A/B के। तो A/B यहाँ भरिए, तो कितना हो जाएगा? 2b बटे में a हो जाएगा। कितना होगा बच्चा? 2b बटे में, ढूंढो कहाँ पे है? ये यहाँ पे है, 2b बटे में, b आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो छोटे छोटे स्लॉट्स होते हैं, छोटे छोटे, जैसे इस तरह के स्लॉट्स हैं ना, छोटे छोटे, जो कि हेल्प करते हैं, जल्दी बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये स्लॉट्स को आप अंडरलाइन करके इन स्लॉट्स को आप याद रखें। ये भी एक स्लॉट्स ही है, ये भी एक स्लॉट है, ये भी आपको हेल्प करता है। यही माइनस रहता है तो 4ab हो जाता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ये ट्रिगो से लिया गया प्रश्न है, ये भी साधारण सा प्रश्न है। 1 + cos π/8, फिर 1 + cos
3π/8, इसको 1 प्लस कॉस पाई माइनस 3π/8 नहीं लिख सकते हैं 5π/8 को? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉस पाई प्लस पाई 8 में से 3 गया जाएगा 5, यहाँ पाई माइनस π/8 लिख सकते हैं, तो 8 में से 1 जाएगा 7 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब 1 प्लस कॉस π/8 इंटू, अब यहाँ से देखिए आपको क्या मिल जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा मिलेगा, तो 1 माइनस कॉस में आ जाएगा π/8 गुणा, फिर ये भी वही चीज़ आ जाएगी 1 प्लस कॉस में 3π/8 गुणा 1 माइनस में कॉस 3π/8 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या दे देगा हमें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर π/8 दे देगा गुणा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर π/8 दे देगा, ठीक है। तो ये कितना दे देगा, साइन स्क्वायर दे देगा ना, साइन स्क्वायर π/8 गुणा साइन स्क्वायर, यहाँ 3 होना चाहिए 3π/8, ठीक है। साइन स्क्वायर π/8 साइन स्क्वायर 3π/8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हल करना है। देखिए ध्यान से, यहाँ 1/4 ले लिया, यहाँ 4 अंदर डाल देंगे तो ये 2 के साथ जाएगा, पूरे पे वर्क कर देंगे। साइन π/8 इंटू साइन 3π/8, इस पूरे पे हम यहाँ पे वर्क कर देंगे, तो 1/4 गुणा यहाँ हो जाएगा कॉस, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा इसमें से घटेगा ना, इसमें से घटेगा तो ये π/4 हो जाएगा। और फिर अगला क्या होता है, जुड़ता है, यहाँ बीच में माइनस होना चाहिए, बीच में माइनस होगा, इसका सूत्र होता है साइन a माइनस साइन b का सूत्र होता है कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, तो a प्लस बी जोड़ेंगे तो 3 1 4 4 दूना 8 हो जाएगा, π/2, इस पूरे का वर्ग हो जाएगा, तो 1/4 गुणा ये 45 है, 45 1/√2 हो जाएगा और 90 0 हो जाएगा, इसका वर्ग कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/4 गुणा ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो 1/8 आपका आंसर हो जाएगा, 1/8 आपका आंसर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट हट गया और 4 से हमने किया था, ठीक है, ये बिल्कुल होगा, बिल्कुल 1/8 ही होगा, सी इज़ द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पे हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू अनंत होगी, tan cot में होता है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, अनंत होता है। आपसे जब भी पूछेगा मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा, न्यूनतम मान, तो ये साधारण तरीके से नहीं बनता है, ये AP-GP इनइक्वालिटी से बनता है। तो देखो समांतर श्रेणी में AP पढ़ा होगा, AP a प्लस b/2 होता है, और ज्योमेट्रिकल मीन कितना होता है, √AB होता है, ठीक है। समांतर माध्य कितना होता है, a प्लस b/2, गुणोत्तर माध्य कितना होता है, √AB होता है। तो सबने पढ़ रखा है कि जो समांतर माध्य होता है वो गुणोत्तर माध्य से या तो बड़ा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है, ये रिलेशन सबने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे a प्लस b/2 लिख दिया और यहाँ पे √AB लिख दिया, तो a प्लस b बड़ा होगा या बराबर होगा 2√AB के, ऐसा कुछ होगा। तो a की जगह पे आप लिख लो, a की जगह पे आप इसको लिख लो, उतार लो, तो यहाँ लिख दो, भर दो, a की जगह पे a tan स्क्वायर थीटा और b की जगह पे 4 cot स्क्वायर थीटा भर दो और उस साइड भी भर दो, तो 9 tan स्क्वायर थीटा इंटू 4 cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये रूल जब भी लगेगा tan cot के साथ लगेगा क्योंकि कट जाएगा, साइन कॉसेक के साथ लगेगा क्योंकि वो भी कट जाएगा, और सेक और कॉस के साथ लगेगा क्योंकि सेक और कॉस आपस में कट जाएंगे, जो भी आपस में गुणा होकर कट जाएंगे। साइन कॉसेक से कटेगा, सेक कॉस से कटेगा और tan cot से कटेगा, उसी में AP-GP इनइक्वालिटी लगती है। अब ये देखो कट गया तो 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा, और ये कटने के बाद 9 चौका 36, 36 का 6, 6 दूना 12। तब कह रहा है ना मिनिमम गिर के कितना जाओगे, बराबर करोगे तो 12 पे पहुंचोगे, मिनिमम गिर के आप 12 पे जाएंगे, 12 से नीचे तो जाएंगे नहीं, 12 के बराबर या 12 से बड़ा होगा, 12 से बड़ा अनंत तक है, अनंत वैल्यू है,
तो अनंत तक आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मिनिमम कहाँ गिर के आएंगे, मिनिमम गिर के आप 12 पे ही तो आएंगे, मिनिमम गिर के आप किस पे आएंगे 12। तो न्यूनतम मान कितना है 12, 12 से नीचे जाएंगे नहीं, बाकी सारी वैल्यू 12 से ऊपर होंगी। आगे बढ़ते हैं, 21वां प्रश्न लॉजिकल है, ये भी बहुत प्यारा सा प्रश्न है। इसमें भी एक रूल बताएंगे। देखिए नियम ये कहता है कि अगर tan थीटा प्लस cot थीटा है कहीं पे, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में बता दे रहे हैं। इसको हम sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं, और इसको cos थीटा बटे में sin थीटा लिख सकते हैं। ये ऊपर जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, नीचे आया sin थीटा इंटू cos थीटा। ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा होगा, 2 को नीचे 2 को ऊपर किया गुणा किया, 2 बटे साइन 2 थीटा होगा, 2 बटे साइन 2 थीटा। यानी कि जहाँ भी tan थीटा प्लस cot थीटा होता है वहाँ क्या लिखेंगे, 2 बटे में साइन 2 थीटा लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 2 बटे में साइन 2 थीटा। तो देखिए यहाँ पे tan 9 डिग्री है और tan 81 डिग्री है, माइनस tan 27 डिग्री है और tan 63 डिग्री है। ठीक है, अब tan 9 डिग्री को हम इस 81 को cot 9 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल 9 प्लस 81 90 होता है। और tan 27 इसको cot 27 लिखते हैं, क्योंकि 27 प्लस 63 90 होगा, 90 के साथ पेयरिंग होगी। तो जब भी 90 के साथ पेयरिंग होती है tan को cot के फॉर्म में लिख देते हैं। आप देखिए यहाँ पे हम अभी बताया था ना कि tan थीटा प्लस cot थीटा क्या लिख सकते हो, 2 बटे साइन 2 थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ 2 बटे साइन 2 थीटा यानी कि 18 डिग्री आप लिख सकते हैं। यहाँ भी 27 दूना 54 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 18 की तो वैल्यू बच्चों को मालूम है, √5 - 1 बटे 4 होता है। साइन 54 का नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 54 को आप क्या लिख सकते हैं, cos 36 लिख सकते हैं, क्योंकि 36 प्लस 54 90 होता है। cos 36 की भी वैल्यू बच्चे को मालूम है। ये 4 ऊपर जाएगा, √5 - 1 होगा, और माइनस ये cos 36 की तो वैल्यू बच्चे को मालूम है। cos 36 की वैल्यू क्या होती है, देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू होती है cos 36 की। cos 36 की वैल्यू √5 + 1 बटे 4 होती है। तो ऊपर जाएगी तो 2 × 4 और √5 प्लस में 1 आएगा, तो 8 कॉमन ले लीजिए, तो √5 - 1 और √5 + 1। ठीक है, तो 8 यहाँ आएगा बच्चे, यहाँ पे √5 + 1 माइनस √5 और +1, और यह कितना हो जाएगा 5 - 1, ये कटा तो 8 × 2 16 और 4 4 दून 8, 2 दूनी का 4 आपका आंसर हो जाएगा। कितना होगा 4। डी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए, ये प्रॉपर्टी ट्रायंगल से लिया गया है। कह रहा है किसी त्रिभुज में साइन ए बटे साइन सी बराबर है साइन ए माइनस बी के बटे साइन बी माइनस सी के, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में है। रिपीटेड क्वेश्चन है, एनडीए में तो 2-3 बार आ चुका है। अच्छा, आप में क्यों आ सकता है, तो आसान है, छोटा है, आसान है, ट्रिकी अप्रोच का है, इसीलिए आप में आ सकता है। तो ये किस में है, तो यहाँ एपी जीपी और ट्रिगो दोनों मिला दिया है। देखो कोई भी ट्रायंगल होगा, त्रिभुज होगा, तो इतनी सी चीज़ है कि कोण कितना होगा 180 होगा, तीनों का योग 180 होगा, दूसरा कुछ तो होगा नहीं, तो 180 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो साइन ए है इसकी जगह पे पाई माइनस बी प्लस सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। और जो साइन सी है तो साइन सी के जगह पे पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहने दीजिए एज इट इज। ठीक, अच्छा, साइन 180 माइनस थीटा सबको मालूम है साइन थीटा होता है, तो साइन बी प्लस सी हो गया, और ये साइन ए प्लस बी हो गया, साइन ए माइनस बी हो गया, और साइन बी माइनस सी हो गया। ये इसमें लाकर गुणा करेंगे और इसमें लाकर गुणा करेंगे, तो साइन बी प्लस सी गुणा साइन बी माइनस सी, और साइन ए प्लस बी गुणा साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब इसका सूत्र भी मालूम होगा, इसको साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, और साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है,
अब बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आपने साइनी रूल पढ़ा होगा ना, साइन बी को आप क्या लिख सकते हैं, बी के लिख सकते हैं, साइन सी को आप सी के लिख सकते हैं, और साइन ए को आप ए के लिख सकते हैं साइनी रूल से, ए बटे साइन ए बी बटे साइन बी वाला। तो यहाँ क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, के स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, के स्क्वायर कट जाएगा। ये कब बनता है, देखिए ये स्थिति कब बनती है, बी स्क्वायर को यहाँ लाएंगे तो 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। तो ये स्थिति कब बनती है, जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में होगा, ए पी में होगा। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न पे। किसी भी ट्रायंगल के लिए ये स्थिति कब बनती है, बहुत साधारण है बच्चा, ये तभी बराबर होगा जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, तभी ये सारे बराबर होंगे, अन्यथा बराबर होगा ही नहीं। देखिए यहाँ 60 डिग्री रखो, यहाँ 60 डिग्री रखो, यहाँ 60 डिग्री रखो, और समबाहु में तभी तो ये बराबर होगा ना। ये चीज 1/2a 1/2b 1/2c, 60 के लिए तो पॉसिबिलिटी है बराबर होने के लिए, और जब समबाहु होता है तो a बराबर b बराबर c हो जाता है, तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो समबाहु त्रिभुज है। तो ये स्थिति तभी बनेगी जब त्रिभुज आपका क्या होगा, समबाहु होगा। आगे बढ़ते हैं इस पे 24वां। अब देखिए कितना बड़ा सा प्रश्न है, बहुत ही बड़ा सा प्रश्न है। कॉट का आप सूत्र लगाते होंगे इंटरमीडिएट में, ये सब करते होंगे, तब जाके इसकी वैल्यू आप बताते होंगे। छोटा मोटा प्रश्न नहीं है। कॉट का सूत्र सबको मालूम है, साइन a/2 का मालूम होता है, कॉस a/2 का मालूम होता है, डिवाइड करके निकालते हैं, अंडर रूट s वाला मालूम होगा। तो कितना हैक्टिक आप खुद समझ सकते हैं, अंडर रूट s - वाला जो सूत्र लगाते हैं वो कितना हैक्टिक आपको बनाएगा। तो यहाँ एक ब्रह्मास्त्र मेथड बता दे रहे हैं, इसको ब्रह्मास्त्र मेथड कहते हैं, मतलब लगेगा तो तुरंत ये बन जाएगा, और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में इसी ब्रह्मास्त्र मेथड का उपयोग करते हैं। बहुत ज़बरदस्त मेथड है। कह रहा है कि इन एनी ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज के लिए, तो कोई त्रिभुज बोला थोड़ी है हमको 90 डिग्री वाला है, समबाहु है, विषमबाहु है, कौन सा है, कोई ऐसा त्रिभुज बोल तो नहीं रहा है ना, कोई भी त्रिभुज ले सकते हो। तो ये तो सारे त्रिभुजों के लिए सही होना चाहिए ना, अगर किसी भी त्रिभुज के लिए बोल रहा है तो सारे त्रिभुज के लिए ये रूल सही होना चाहिए, इसका जो भी आंसर आएगा। ठीक है, तो क्यों ना हम ट्रायंगल को, हम अपने त्रिभुज को क्यों ना हम समबाहु त्रिभुज मान लें, यही ब्रह्मास्त्र है। आप समबाहु मान के किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, करके देख लीजिएगा, जरूर बनेगा। तो समबाहु हमने माना, तो समबाहु का डबल फायदा, एक फायदा क्या कि सारे कोण आपको इक्वल हो जाएंगे, 60-60-60। दूसरा फायदा क्या है भाई कि सारी जो भुजाएं हैं वो बराबर हो जाएंगी, सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो सारी भुजाएं बराबर हो गई, मान लो कि सारी भुजाएं क्या हो गई, के हो गई, के हो जाएंगी, या 2 ऐसा करके 3 सारी भुजाएं जब बराबर होंगी तो जाहिर सी बात है यहाँ k - k लिखोगे, यहाँ k - k लिखोगे, और यहाँ k - k लिखोगे, यही तो लिखोगे ना। सारी भुजाएं अगर बराबर होंगी तो आपस में कट नहीं जाएगा, सारे तो कट गए, आपस में कट जाएगा, तो क्या आएगा 0 + 0 + 0। अब देखिए 0 आ गया आंसर। इतनी जल्दी थोड़ी इसको बना पाते, इतनी जल्दी नहीं बना पाते। जैसे ही समबाहु लेंगे ना, आपका काम बन जाएगा, सारी भुजाएं बराबर होंगी, आपस में कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन 25वां है। ये जो सर्कल बन रहा है इसका केंद्र क्या है, तो देखिए x - 2 बटे में 3 क्या होगा, cos थीटा होगा, और y + 1 बटे में 3 क्या होगा, sin थीटा होगा। दोनों ओर वर्क करके और जोड़ देते हैं, वर्क करके आपका जोड़ देते हैं, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो ये सर्किल का फार्मूला बनेगा x - 2 का होल स्क्वायर और y + 1 का होल स्क्वायर बराबर 3 3 जा 9। तो इसका सेंटर क्या होगा, 2 होगा और -1 होगा, ये -1 हो जाएगा, ये 2 होगा, यही सेंटर है h और k, 2 और -1, ये रहा बी आपका सही ऑप्शन है, 2 और -1। ठीक है, तो चलिए क्लास को विराम देते हैं। काफ़ी आज भी ट्रिक्स को हमने पढ़ा, जहाँ जहाँ भी सुपर ट्रिक्स थी वो मैंने आपको बता दिया। अन्य क्वेश्चन भी इस ट्रिक्स पे ट्राई कर सकते हैं। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।